एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में बिना पढ़े पास होने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी 100% में से 20% में किया हुआ है, या फिर अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी 100% में से 10% में किया हुआ है, या फिर अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी 5% में किया हुआ है, या फिर अगर आपने एग्ज़ाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया हुआ है और अगर आप बीए एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बीए परीक्षा की ऐसी बहुत सारी बातें बताऊँगा, ऐसे बहुत सारे तरीके बताऊँगा, जिसका इस्तेमाल करके आप बीए एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। और आप केवल पास ही नहीं होंगे, बल्कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताऊंगा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बीए एग्जाम की कॉपी चेक करना जो एग्जामिनर होता है, क्या एग्जामिनर आपके बारे में जानता है कि आप कौन हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ने में कितना तेज हैं, आप पढ़ने में कितना कमज़ोर हैं, आप रेगुलर क्लास करते हैं कि नहीं करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ जॉब करते हैं, आप क्या करते हैं। यानी कि जो एग्जामिनर होता है, क्या एग्जामिनर आपके बारे में जानता है नहीं जानता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि जब एग्जामिनर आपके बारे में जानता ही नहीं कि आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपको दोस्तों एग्जामिनर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको दोस्तों एग्जामिनर से नहीं डरना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने अंदर हौसला रखना है, विश्वास रखना है, उत्साह रखना है। और यहाँ पर दोस्तों विश्वास के साथ दोस्तों आपको पेपर देना है। और पेपर में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। आपको दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सोचना है और आपको दोस्तों ये सोचना है कि मैं जो भी एग्जाम दूंगा, एग्जाम को मैं पास कर जाऊंगा। और दोस्तों आप सच में एग्जाम को पास कर जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जामिनर से डरने की जरूरत नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको जो भी बताऊंगा उसको समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जो एग्जामिनर होता है वो दोस्तों आपके बैकग्राउंड के बारे में जानता है। यानी कि एग्जामिनर आपके बारे में जानते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो एग्जामिनर होता है उसके पास दोस्तों एक पढ़े लिखे बच्चे की भी कॉपी जाती है, और एक कम पढ़े लिखे बच्चे की कॉपी जाती है, और एक बिना पढ़े लिखे बच्चे की भी कॉपी जाती है। यानी कि जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, उसके बाद जो कॉपी चेक करने जाती है, यानी कि उसके बाद जो कॉपी चेक करने की जाती है, उसके बाद दोस्तों एक पढ़े लिखे बच्चे की कॉपी जाती है, एक कम पढ़े लिखे बच्चे की कॉपी जाती है, और एक बिना पढ़े लिखे बच्चे की कॉपी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, एग्जामिनर अनुमान कैसे लगाता है, अंदाजा कैसे लगाता है कि कौन बच्चा पढ़ने में तेज है और कौन बच्चा पढ़ने में कमजोर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एग्जामिनर होता है उसके सामने जो कॉपी जाती है दोस्तों, आपकी कॉपी को देखता है। यानी कि जिन जिन बच्चों की कॉपी जाती है वहाँ पर दोस्तों जितने बच्चे की कॉपी जाती है चेक करने के लिए, वहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर सभी बच्चों की कॉपी देखता है और कॉपी देख करके पता करता है कि कौन बच्चा पढ़ने में तेज है और कौन बच्चा पढ़ने में कमजोर है। यानी कि एग्जामिनर कॉपी के अंदर 4 चीज देखता है: हेडिंग, लिखावट, पेज और सभी प्रश्नों का उत्तर। यानी कि एग्जामिनर को अगर किसी भी कॉपी में 4 चीज मिल जाती है तो एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है, भले उस बच्चे को कुछ है या ना है, भले वो बच्चा पढ़ने में बहुत ही कमजोर हो, भले उस बच्चे के अंदर नॉलेज हो या ना हो। यानी कि उस बच्चे को कुछ है या ना है, अगर उस बच्चे की कॉपी में 4 चीजें मिल जाती है: हेडिंग, लिखावट, पेज और सभी प्रश्नों का उत्तर, तो एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत तेज है और एग्जामिनर दोस्तों उसको अच्छा खासा नंबर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग अच्छे तरीके से लिख लें, अगर आप भी अपनी राइटिंग अच्छे तरीके से कर लें, और अगर आप भी सभी प्रश्नों को उत्तर लिख दें, तो एग्जाम में दोस्तों एग्जामिनर आपको भी नंबर दे देगा। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर को पता नहीं होता कि कौन बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन बच्चा पढ़ने में कमजोर है। उसको दोस्तों किसी भी स्टूडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसको दोस्तों पता कैसे चलता है? उसको दोस्तों पता चलता है आपकी कॉपी को देख करके। यानी कि आप अपनी कॉपी में जो कुछ भी लिखते हैं, आपकी लिखावट को देख करके, आपके हेडिंग को देख करके, आपके प्रश्न के उत्तर को देख कर उसको पता चलता है कि ये बच्चा पढ़ने में तेज है और ये बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हेडिंग अच्छे तरीके से लिखना है, अपनी लिखावट पर ध्यान देना है, और जितने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर कहा जाए उतने शब्दों में लिखना है, और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा, अगर आपकी कॉपी खाली रहेगी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये बात दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, उसको दोस्तों किसी से कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, किसी के बारे में कुछ नहीं आता कौन बच्चा पढ़ा लिखा है, कौन बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। उसको दोस्तों मतलब होता है कि आपकी कॉपी जो जाती है उसके पास, आपकी कॉपी में 4 चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि जो एग्जामिनर के पास कॉपी जाती है, अगर आपकी कॉपी में 4 चीज़ें मिलती है उसको, तो आपको नंबर मिलता है। एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं होता कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, आप कितना जानते हैं, आप एग्जाम की तैयारी किए हैं कि नहीं किए हैं, आपने पढ़ाई किया हुआ कि नहीं किया हुआ है। एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं होता है। एग्जामिनर का मतलब होता है दोस्तों आपकी कॉपी के अंदर जो लिखावट होता है, आपका जो हेडिंग होता है, आपका जो पेज होता है, आपका जो सभी प्रश्न होता है, इससे उसका मतलब होता है। बाकी उसको किसी भी चीज़ से मतलब
मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग इस तरीके से लिखते हैं, अगर आपकी लिखावट अच्छी है और अगर आप सभी प्रश्नों को उत्तर लिखते हैं तो आप भी दोस्तों एग्जाम के अंदर पास हो जाएंगे और एग्जामिनर दोस्तों आपको नंबर देके पास करेगा। अब दोस्तों आप सवाल कर सकते हैं कि सर वीडियो के शुरू में तो आपने कहा है कि बिना पढ़े पास होना है, अगर तुमने 5% तैयारी किया तो भी पास हो जाओगे, अगर तुमने 10% तैयारी किया तो भी पास हो जाओगे, और अब सर आप बोल रहे हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जितने शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए उतने शब्दों में लिखना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सभी प्रश्नों का हेडिंग अच्छे तरीके से लिखना है। सर आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपने शुरू में बोला है कि बिना पढ़े पास होना है, अगर तुमने 5% तैयारी किया तो भी पास हो जाओगे, और सर आप बोल रहे हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है, हेडिंग लिखना है, लिखावट अच्छी चाहिए। सर आप ये कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब कि आपने शुरू में झूठ बोला था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने अभी तक इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ बताया है वो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर दोस्तों किसी भी छात्र के बारे में कुछ नहीं जानता है कि कौन छात्र क्या करता है, कौन छात्र पढ़ाई करता है, कौन छात्र पढ़ाई नहीं करता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब दोस्तों आगे मैं आपको जो कुछ बताऊंगा वीडियो में वो दोस्तों आपको बताऊंगा कि बीए एग्जाम में अगर आपने 10% में तैयारी किया हुआ है, बीए एग्जाम में अगर आपने 20% में तैयारी किया हुआ है तो एग्जाम को दोस्तों किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बना के लिखेंगे, किस तरीके से आप किसी भी प्रश्न का हेडिंग बना के लिखेंगे, किस तरीके से आपको लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या है, एग्जाम के अंदर कौन सी गलतियां नहीं करना है जो 95% लोग करते हैं। आगे दोस्तों हमको सब कुछ बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को स्किप करना पूरा देखिएगा। आगे मैं दोस्तों आपको सब कुछ बताऊंगा, आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको यहाँ पे झूठ बोला है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले उन मिस्टेक के बारे में जानते हैं जिन मिस्टेक की वजह से एग्जाम में 95% लोगों का नंबर करता है। दोस्तों आप इन मिस्टेक को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा ताकि एग्जाम में आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक में पहले मिस्टेक की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों पहला मिस्टेक ये है कि एग्जाम में दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो एग्जाम की कॉपी होती है, मान लीजिए आपकी एग्जाम की कॉपी है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो एग्जाम की कॉपी होती है, कॉपी की जो पहली लाइन होती है, ऊपर की जो पहली लाइन होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऊपर की जो पहली लाइन होती है पहली लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं, यानी कि कॉपी की जो फर्स्ट लाइन होती है फर्स्ट लाइन को नहीं छोड़ते हैं और फर्स्ट लाइन को छोड़े भी नहीं क्या करते हैं पहली लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं। ये दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे लोग गलती करते हैं और इस गलती की वजह से दोस्तों बहुत सारे लोग का नंबर कटता है और बहुत ज़्यादा नंबर कटता है। तो एग्जाम में दोस्तों ये गलती आपको नहीं करना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी गलती को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग दूसरा मिस्टेक ही करते हैं कि जब वो प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं, यानी जब प्रश्न संख्या लिखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखते समय क्या करते हैं, बीच में दोस्तों तीर का निशान बनाते। देखिए यहाँ पे बीच में प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है और यहाँ पर दोस्तों बीच में तीर का निशान बनाया गया है। तो एग्जाम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखते समय क्या करते हैं, बीच में तीर का निशान बनाते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल गलत तरीका होता है, एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे दोस्तों उत्तर लिखा गया है और उत्तर के सामने दोस्तों तीर का निशान बनाया गया है, ये भी दोस्तों गलत तरीका होता है। इस तरीके से भी दोस्तों आपको एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। अब दोस्तों आगे आप अगली गलती को देखिए, यहाँ पर दोस्तों आप अगली गलती को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों गलती ये किया गया है, यहाँ पर दोस्तों हेडिंग लिखा गया है और हेडिंग के नीचे अंडरलाइन दिया गया है और अंडरलाइन के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अंडरलाइन के बीच में स्टार बनाया गया है। तो एग्जाम दोस्तों ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, हेडिंग लिखते हैं और हेडिंग के नीचे स्टार बनाते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से बिल्कुल भी लिखना है, यानी कि हेडिंग आपको लिखना है तो हेडिंग के नीचे आपको इस तरीके से स्टार नहीं बनाना, गलत तरीका होता है। अब दोस्तों अगली गलती को देखते हैं, अगली मिस्टेक को देखते हैं, जो अगली मिस्टेक गलती एग्जाम में लोग करते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगली मिस्टेक की बात कीजिए तो अगला मिस्टेक क्या है, तो एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे जो मिस्टेक करते हैं 95% में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी कि सभी तरह के जो लोग होते हैं 95%, तो 95% जो लोग होते हैं वो दोस्तों अगली गलती ये करते हैं कि जब वो हेडिंग लिखते हैं, किसी भी प्रश्न के जब हेडिंग लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो हेडिंग लिखते समय क्या करते हैं, पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे, ध्यान समझिएगा, पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पहला हेडिंग खत्म हुआ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका पहला हेडिंग शुरू हुआ है और यहाँ पे आपका पहला हेडिंग खत्म हुआ है, तो पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है, यानी कि बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो एग्जाम में दोस्तों ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और इस गलती की वजह से तो उनका बहुत ज़्यादा नंबर करता है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से बिल्कुल भी लिखना गलत तरीका है, यानी कि आप जो भी हेडिंग लिख रहे हैं, आप जो पहला हेडिंग लिख रहे हैं, पहला हेडिंग आपका जहाँ खत्म होता है और दूसरा हेडिंग आपका जहाँ शुरू होता है, तो पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे बीच में आपको एक लाइन छोड़ना है, इस तरीके से आपको सटा करके नहीं लिखना है। अब दोस्तों अगली गलती को देखिए, अगले मिस्टेक को देखिए। यहाँ पर दोस्तों अगला मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर दोस्तों जो भी शब्द लिखा गया है, अगर आप शब्दों के बीच की दूरी देखेंगे, यहाँ पर अगर शब्दों के बीच की दूरी दिखेंगे तो यहाँ पर शब्दों को बहुत दूर दूर लिखा गया है। तो एग्जाम में तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि कॉपी भरने के लिए शब्दों को कितना दूर दूर लिखते हैं। तो एग्जाम में तो आपको शब्दों कितना दूर दूर लिखना है, ये तो बिल्कुल गलत तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपका नंबर जो है वो भी कट जाएगा। तो
दोस्तों गलत तरीका होता है, आपको शब्दों को इतना दूर तो नहीं लिखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली गलती को देखते हैं। यहाँ पर तो अगली गलती को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों गलती क्या किया गया है, यहाँ पर दोस्तों गलती ये किया गया है कि जो भी शब्द लिखा गया है शब्दों को लाइन के नीचे लिखा गया है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप इस तरीके से शब्दों को लाइन के नीचे लिखेंगे तो ये भी दोस्तों गलत तरीका होता है। इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, यानी कि शब्दों को लाइन के नीचे आपको नहीं लिखना है। अगर आप इस तरीके से लाइन के नीचे लिखेंगे तो इससे दोस्तों आपका नंबर कटेगा, यानी कि आपकी राइटिंग खराब होगी, और राइटिंग खराब होगी तो आपका नंबर कटेगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में शब्दों को लाइन के नीचे लिखना है, यानी कि ये मिस्टेक आपको नहीं करना। अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो इसकी वजह से दोस्तों आपका नंबर कटेगा जो भी आप लिख रहेंगे। अब दोस्तों अगली मिस्टेक को देखते हैं, अगली गलती को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगले मिस्टेक की बात की जाए तो यहाँ पर तो अगला मिस्टेक क्या करते हैं लोग, दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं कि शब्दों को तिरछा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो भी शब्द लिखा गया है शब्दों को तिरछा लिखा गया है। तो एग्जाम में बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो शब्द होता है शब्दों को तिरछा लिखते हैं। ये भी दोस्तों गलत तरीका होता है। अगर आप शब्दों को इस तरीके से तिरछा लिखेंगे तो इससे आपका राइटिंग खराब होगा, और राइटिंग खराब होगा दोस्तों आपका नंबर कटेगा। अब दोस्तों अगले मिस्टेक की बात की तो अगले मिस्टेक को देखिए। यहाँ पे दोस्तों अगला मिस्टेक क्या हुआ है, अगला मिस्टेक यहाँ भी हुआ है कि जो भी शब्द लिखा गया है शब्दों को टेढ़ा में लिखा गया है, यानी कि जो भी शब्द लिखा गया है शब्दों को टेढ़ा में लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी राइटिंग में नहीं लिखा गया है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे टेढ़ा में लिखेंगे शब्दों को तो भी दोस्तों आपका नंबर कटेगा। ये दोस्तों गलत तरीका होता है। इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे दोस्तों आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में टेढ़ा में नहीं लिखना है। अब दोस्तों अगले मिस्टेक की बात कीजिए तो अगला मिस्टेक दोस्तों एग्जाम में उत्तर क्या करते हैं, शब्दों को बड़ा बड़ा लिखते हैं। एग्जाम में दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो शब्द होता है शब्दों को बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, यानी कि सीमा से अधिक बड़ा लिखते हैं, यानी कि जो लिमिट होता है लिमिट से ज़्यादा बड़ा लिखते हैं, और लिमिट से ज़्यादा बड़ा लिखने को क्या होता है उनका नंबर कटता है। तो ये भी दोस्तों गलत तरीका होता है। एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से इतना बड़ा बड़ा शब्दों को लिखना है, आपको शब्दों को समान लिखना है, यानी कि आपके जो शब्द होने चाहिए शब्द होने से ज़्यादा बड़े होने चाहिए और नहीं ज़्यादा छोटे होने चाहिए, आपके शब्द मीडियम में होने चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले मिस्टेक को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगले मिस्टेक को देखिए। यहाँ पर दोस्तों अगला मिस्टेक क्या किया गया है, यहाँ पर तो अगला मिस्टेक ये किया गया है कि जो भी शब्द लिखा गया है शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग है शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग है सीधा नहीं खींचा गया है। तो एग्जाम में तो अगर आप इस तरीके से शब्दों की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं, यानी कि अगर आप इस तरीके से उठपटांग लिखते हैं तो भी दोस्तों आपका नंबर कटेगा। ये दोस्तों गलत तरीका होता है। एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, यानी कि जो शब्दों की लाइनिंग है आपको शब्दों की लाइनिंग सीधा खींचना है, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है, वरना अगर आप टेढ़ा मेढ़ा खींचेंगे तो आपका नंबर अवश्य कटेगा। अब दोस्तों अगली गलती की बात की तो एग्जाम में अगली गलती क्या करते हैं लोग, अगला मिस्टेक क्या करते हैं, अगर उनसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो शब्द गलत होने में क्या करते हैं शब्दों को इस तरीके से काटपीट करते हैं, यानी कि इस तरीके से काटपीट करते हैं। और इससे दोस्तों होता है कि जो आपकी कॉपी होती है पूरी कॉपी के अंदर आपकी गलती दिखती है कि यहाँ पे गलती हुआ है, और इस तरीके से आप लिखते हैं तो इस तरीके से भद्दा दिखता है, यानी कि पूरी कॉपी के अंदर हाईलाइट हो जाता है कि यहाँ पे गलती किया गया है, और इसकी वजह से दोस्तों आपका नंबर कटता है। एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से काटपीट नहीं करना है। अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको एक बार 20 से मार्क करना है और एक बार मार्क करके छोड़ देना है, उसके दोस्तों आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि आपको इस तरीके से काटपीट नहीं करना है। अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो 20 से मार्क कर देना है और मार्क करके छोड़ देना है, अन्यथा अगर इस काटपीट करेंगे तो गलत तरीका हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते अगले मिस्टेक को देखते हैं। अगला मिस्टेक जो लोग करते हैं, यहाँ पर तो अगले मिस्टेक की बात की जाए तो अगला मिस्टेक लोग क्या करते हैं ध्यान समझिए। अगला मिस्टेक दोस्तों लोग ये करते हैं कि एग्जाम के अंदर जेल पेन अथवा स्केच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं कि हेडिंग लिखने के लिए जेल पेन अथवा स्केच का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों जेल पेन अथवा स्केच से लिखने में प्रॉब्लम क्या है, तो जेल पेन अथवा स्केच से लिखने में प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि इसकी जो स्याही होती है, यानी कि जेल पेन और स्केच जो स्याही होती है इसकी स्याही दोस्तों बहुत तेजी से फैलती है, और दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं दूसरे साइड के अक्षर को भी खराब कर देती है, और आपके राइटिंग को भी खराब कर देती है, और साथ ही आपकी हेडिंग को भी खराब करती है। जैसे यहाँ मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप स्केच से लिखते हैं या फिर जेल पेन से लिखते हैं या फिर आप ऐसे पेन का यूज करते हैं जिससे लिखने पर आपकी जो राइटिंग खराब हो जाए और उसकी स्याही तेजी से फैल जाए दूसरे साइड का अक्षर खराब कर दे, तो ऐसे पेन का यूज आपको नहीं करना है। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ स्केच से और जेल पेन से। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे जो आपका जेल पेन होता है जो स्केच होता है, अगर आप स्केच से लिखते हैं, सबसे मैं स्केच से लिख के दिखाऊंगा। अगर आप स्केच से कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पर तो आप जो कुछ भी लिखते हैं स्केच से दोस्तों आपको जो कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर तो आप जो कुछ भी लिखेंगे इसकी जो स्याही होती है दोस्तों स्याही दूसरे साइड पर फैल जाती है। या फिर अगर आप स्केच से भी लिखते हैं, अगर आप स्केच से भी लिखते हैं तो इसकी जो स्याही होती है दोस्तों, अगर आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे तो इन लोगों की जो स्याही होती है, यानी कि जो दोनों पेन है स्केच और जेल पेन, इनकी जो स्याही होती है स्याही बहुत तेजी से फैलती है। जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो इसकी जो स्याही होती है दूसरे साइड के अक्षर जो होते हैं उनको भी खराब करती है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, इस साइड में कुछ भी लिख रहा हूँ तो इसकी जो स्याही होती है दोस्तों दूसरे साइड फैल जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ मैंने इस साइड पे लिखा और इस साइड क्या होगी, इस साइड दोस्तों देखिए यहाँ पे जो इसका स्याही है यहाँ पे दोस्तों फैल गया है। अब दोस्तों इससे क्या होता है कि अगर आप जेल पेन से लिखते हैं या फिर स्केच से लिखते हैं तो उसकी स्याही होती है बहुत तेज से फैलती है, और दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं देखिए दूसरे साइड के जो अक्षर है उसको भी खराब कर देती है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको जेल पेन तो स्केच का प्रयोग नहीं करना है, आपको ऐसे पेन का यूज करना है जिससे लिखने पर उसकी जो स्याही है तेजी से ना फैले और ना ही दूसरे साइड के अक्षर खराब करे। आपको ऐसे पेन का चुनाव करना है जिससे लिखने पर आपका जो है कि राइटिंग अच्छा हो और जो आपका स्याही है स्याही भी ना फैले। मार्केट में दोस्तों
दोस्तों ऐसे बहुत सारे पेन मिलते हैं जिससे अगर आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और उससे लिखने पर कोई स्याही भी नहीं फैलेगी। तो एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको जेल पेन तो इस चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। अब दोस्तों अगली गलती की बात की जाए, अगले मिस्टेक की, तो यहाँ पर दोस्तों अगला मिस्टेक लोग क्या करते हैं, अगला मिस्टेक दोस्तों ये करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी लोग करते हैं गलती। एग्जाम में तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 500 शब्द में लिखना होता है, उसके आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसके आंसर आपको 500 शब्द में लिखना होता है, अगर आप 500 शब्दों को 1.5 से 2 पेज में लिखेंगे तो क्या आपके 500 शब्द 1.5 से 2 पेज में आएंगे? नहीं आएंगे। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम के अंदर अगला मिस्टेक लोग ये करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं, यानी कि बहुत ही कम पेज में लिखते हैं। और इसकी वजह से दोस्तों कम लिखने की वजह से, यानी कि बहुत कम लिखने की वजह से उनका ज़्यादा नंबर कटता है। तो एग्जाम में तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करना है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अनुसार कितने पेज में लिखना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अगले मिस्टेक की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो अगला मिस्टेक क्या करते हैं लोग, अगला मिस्टेक ये करते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर होता है सेम लिखते हैं। यानी कि दोनों क्वेश्चन के आंसर में जो शब्दों की संख्या होती है, शब्दों की संख्या सेम रखते हैं। यानी कि अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर 2 शब्दों में लिखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर भी 2 शब्दों में लिखेंगे। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर 5 शब्दों में लिखते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर भी 5 शब्दों में लिखेंगे। यानी कि दोनों तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में जो शब्दों की संख्या होती है, शब्दों की संख्या सेम होती है, शब्दों की संख्या बराबर होती है, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये दोस्तों गलत तरीका होता है। एग्जाम आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका दोस्तों नंबर कटेगा, यानी कि दोनों में आपको अंतर रखना है। इस तरीके से आपको बराबर करके नहीं लिखना है। अब दोस्तों अगली गलती की बात की, अगला गलती लोग क्या करते हैं कि जो नया खंड होता है, नया खंड नए पेज से स्टार्ट नहीं करते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको पता है कि 3 खंड होता है, खंड अ, खंड ब और खंड स। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो नया खंड होता है, नए खंड को नए पेज से स्टार्ट नहीं करते हैं, उसको पुराने खंड में लिखना शुरू कर देते हैं। तो एग्जाम में तो आपको ये गलती भी नहीं करना है। जो आपका नया खंड होता है, खंड अ, खंड ब, खंड स, आपका जो नया खंड होता है, जैसे मान लीजिए कि आप खंड अ के क्वेश्चन लिख लिए हैं और अब आपको खंड ब के क्वेश्चन लिखने हैं, तो जो आपके खंड ब के क्वेश्चन रहेंगे, आपको खंड ब के क्वेश्चन को दूसरे पेज पे लिखना है, यानी कि नए पेज से शुरू करना है। नए पेज आपको जैसे मान लीजिए कि आपका पुराना, जैसे मान लीजिए ये आपका खंड अ हो गया और ये आपका खंड ब हो गया, तो आपका जो खंड अ है यहाँ पे आपका खंड अ खत्म हो गया, तो आपको क्या करना है कि जो आपका खंड ब रहेगा, खंड ब आपको दूसरे पेज से शुरू करना है, खंड अ के पेज से शुरू नहीं करना है। इस बात को याद रखिएगा। तो एग्जाम बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो खंड अ होता है, यानी कि जो उनका नया खंड होता है, नया खंड नए पेज से स्टार्ट नहीं करते हैं, और इसी गलती की वजह से भी दोस्तों बहुत सारे लोग का नंबर कटता है। तो एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे मिस्टेक होगी जो मैंने आपको बता दिया। इस मिस्टेक की वजह से दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे लोग का नंबर कटता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका भी नंबर कटता है, और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनका तो नंबर कटता ही करता है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से बिल्कुल भी लिखना है। अगर आप इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा। इन मिस्टेक को आपको नहीं करना है। दोस्तों ये तो मिस्टेक हो गया जो कि आपको एग्जाम में नहीं करना है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लिखने का सही तरीका क्या है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने मिस्टेक के बारे में जाना है कि ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। अब दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे कि लिखने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। और दोस्तों सही तरीका जानने के बाद आगे हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम में किस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, किस तरीके से आपको किसी भी प्रश्न का आंसर लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं सही तरीके के लिखने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखने का सही तरीके की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों लिखने का सही तरीका ये है कि आपकी जो एग्जाम की कॉपी होती है, आपकी जो कॉपी होती है, कॉपी की जो पहली लाइन होती है, आपको क्या करना है कि कॉपी के पहली लाइन को छोड़ना है, और पहली लाइन को छोड़ के क्या करना है, आपकी जो दूसरी लाइन होती है, दूसरी लाइन से आपको लिखना शुरू करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको जो प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या किस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और बीच में आपको डैश देना है। बीच में आपको तीर नहीं बनाना है, बीच में आपको डैश देना है और डैश देके आपको इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। ये सही तरीका होता है लिखने का। उसके बाद अगर आप हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग किस तरीके से लिखना है, तो हेडिंग लिखने क्या करना है कि इस तरीके से आपको हेडिंग लिखना है, हेडिंग के अंडरलाइन देना है और इस तरीके के सामने आपको इस तरीके से डैश देना है। ये दोस्तों सही तरीका होता है हेडिंग लिखने का। तो एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से लिखना है, चाहे आप प्रश्न लिख रहे हो, चाहे आप उत्तर लिख रहे हो, चाहे आप हेडिंग लिख रहे हो, इस तरीके से आपको लिखना है। न कि आपको एग्जाम में तीर बनाना है, न कि आपको स्टार बनाना है, आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर कितने शब्दों में लिखना चाहिए, कितने पेज में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने का निर्देश होता है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको कितने पेज में लिखना है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 3 पेज, 3.5 पेज, 4 पेज में लिखना है। यानी कि कम से कम आपको 3 पेज में लिखना है, 3 पेज से कम आपको नहीं लिखना है, और अधिक से आपको 4 पेज लिखना है, 4 पेज से अधिक भी आपको लिखना है। यानी कि 3, 3.5, 4 पेज में लिखना है जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। उसके बाद आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर आपको 200 शब्द में लिखना होता है। यानी कि आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 200 शब्दों का होता है। तो यहाँ पे जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसके आंसर आपको लिखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आपको कम से कम 1.5 पेज में
और इसके आपको 2 पेज में लिखना है कि 1.5 से 2 पेज के बीच में आपको लिखना है, इससे कम आपको नहीं लिखना है। उसके बाद दोस्तों आगे आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 6, 7, 8 लिखना है। यानी कि आपका जो हेडिंग होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 6, 7, 8 लिखना है। जितना लिख सकते हैं आपको कम से कम 6 हेडिंग लिखना है, इससे कम आपको नहीं लिखना है। दोस्तों अभी तक इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जान लिया कि बी एग्जाम में नंबर कैसे देता है, बी एग्जाम में कौन कौन से मिस्टेक नहीं करना है, बी एग्जाम में लिखने का सही तरीका क्या है। अब दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे कि बी एग्जाम में अगर आपने तैयारी 10% में किया हुआ है, या फिर अगर आपने 5% में तैयारी किया हुआ है, या फिर अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया हुआ है और अगर बी एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना है, किस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है। अब दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि बी एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाना है और किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको बना कैसे लिखना है अगर आपने एग्जाम की तैयारी नहीं किया हुआ तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर सबसे आपको ये बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन का आपको हेडिंग कैसे बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है ध्यान समझिए। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया, समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का विवेचन कीजिए, अथवा इलाहाबाद स्तंभ लेख के आधार पर समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियान की विवेचना कीजिए, या फिर ये क्वेश्चन आ गया प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्र के विजय को उल्लेख कीजिए। यानी कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया, आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको हेडिंग कैसे बनाना है इसको समझिए। दोस्तों हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके, 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए, किसी सब्जेक्ट का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखना है, या तो परिभाषा लिखना है, या तो परिचय। यानी कि यहाँ पे जो आपका 4 होता है, ध्यान से देखिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट का हेडिंग बनाने के लिए आपको जो पहला हेडिंग रहेगा, आपका जो पहला हेडिंग रहेगा किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग, यानी कि यहाँ पे हमको जो बताया जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके, 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके आपका किसी भी क्वेश्चन का अगर जो पहला हेडिंग रहेगा, पहला हेडिंग आप क्या लिखेंगे, पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, तो भूमिका लिखेंगे। यानी कि पहला हेडिंग आपको जो होगा, पहला हेडिंग आपको चारों में से कोई एक लिखना है। यानी कि चारों को एक साथ नहीं लिखना है, चारों में से कोई एक लिखना है, आपको प्रश्न के अनुसार लिखना है। यानी कि अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर हिस्ट्री क्वेश्चन है तो आपको दोस्तों वहाँ पे क्या करना है, अगर हिस्ट्री क्वेश्चन तो आपको परिचय लिखना है, अगर भूगोल का क्वेश्चन है तो भूमिका लिखना है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है तो आपको प्रस्तावना लिखना है, और अगर सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है तो आपको परिभाषा लिखना है। यानी कि चारों को एक साथ नहीं लिखना है, चारों में से किसी एक को आपको प्रश्न के अनुसार लिखना है, या तो आपको परिचय लिखना है, या तो परिभाषा लिखना है, या तो प्रस्तावना लिखना है, तो भूमिका लिखना है। यानी कि चारों में से कोई आपको एक लिखना है। सबसे पहले पहला हेडिंग आपको जो रहेगा, किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग आपको जो रहेगा चारों में से कोई एक रहेगा, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में दोस्तों आपको निष्कर्ष लिखना है। किसी भी क्वेश्चन का दोस्तों आपको लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट हेडिंग जो रहेगा, लास्ट हेडिंग दोस्तों आपका निष्कर्ष रहेगा। यानी कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको परिचय, परिभाषा, प्रस्तावना, भूमिका में से कोई एक लिखना है, और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। और बीच में आपको क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपका हो गया तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला हेडिंग रहेगा, पहला हेडिंग दोस्तों आपका परिचय, परिभाषा, प्रस्तावना, भूमिका, चारों में से एक रहेगा, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपका निष्कर्ष हो जाएगा, यहाँ पे आपका निष्कर्ष हो जाएगा, और यहाँ पे चारों में से कोई एक हो जाएगा, और बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है, और आपके क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आ गया कि समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, तो हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, यानी कि सबसे पहले समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला हेडिंग हो जाएगा समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप लिखेंगे समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, यानी कि आपका पहला हेडिंग हो गया समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। अब दोस्तों आगे कह रहा है उसकी उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो उपलब्धि पूछ रहा है, उपलब्धि का मतलब क्या होता है, उपलब्धि का मतलब होता है अचीवमेंट। यानी कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में कौन कौन सी उपलब्धि हासिल किया, उन उपलब्धियों का यहाँ पे विवेचन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि जो उपलब्धि वाला हेडिंग है आपका, जो पॉइंट है, इसको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों ये जो उपलब्धि है ये आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा। यानी कि पहला हेडिंग हो गया आपका समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, दूसरा हेडिंग आपका हो जाएगा उपलब्धि। और ये जो उपलब्धि आपका हेडिंग है, इसके अंदर दोस्तों आपका बहुत सारा पॉइंट बन जाएगा। जैसे पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पर तो पहला पॉइंट
बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इसका पहला पॉइंट बन जाएगा साम्राज्य विस्तार, यानी कि जो समुद्रगुप्त है इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला जो है कि हेडिंग बन जाएगा साम्राज्य विस्तार। दूसरा बन जाए दोस्तों सैन्य विस्तार, यानी कि इसके पास सैनिक कितने थे। तीसरा बन जाए दोस्तों इसका धार्मिक कार्य, यानी कि इससे धर्म क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको पॉइंट देखना है, कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, और ये देखना है कि क्वेश्चन का मेन मकसद क्या है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसी को ले लेना है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, तो यहाँ पे आपका पहला हेडिंग हो जाएगा समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, और यहाँ पे आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा समुद्रगुप्त उपलब्धि। और उपलब्धि में दोस्तों पहला पॉइंट आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त की जो कि राज्य विस्तार, समुद्रगुप्त का जो है कि सैन्य विस्तार, समुद्र उसका हो जाएगा कि समुद्रगुप्त जो है उसके पास कितनी सेना थी, समुद्रगुप्त ने धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, उपलब्धि का मतलब ये होता है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी अचीवमेंट्स की, कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की, उसके बाद हमको लिखना है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है। जैसे आपको क्वेश्चन में आप दिखा रहा हूँ, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम तक गुप्तों के प्रारंभिक इतिहास का निरूपण कीजिए। अब मान लीजिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि सबसे पहले तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम का परिचय लिखना है कि इसका परिचय क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम कौन है। सबसे पहले आपको चंद्रगुप्त प्रथम का परिचय लिखना है। उसके बाद तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के प्रारंभिक इतिहास, यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है आपको चंद्रगुप्त प्रथम का प्रारंभिक इतिहास बताना है कि इसका प्रारंभिक इतिहास क्या है। उसके बाद तो कह रहा है कि निरूपण कीजिए, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम है इसके इतिहास का निरूपण करना है, यानी कि इसके इतिहास में विस्तार पूर्वक बताना है। तो यहाँ पर तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल तक गुप्तों के उदय की प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे आपका पहला हेडिंग क्या हो जाएगा, पहला हेडिंग आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल, यानी कि पहले आपका हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम का परिचय लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरे हेडिंग आप शासनकाल के बारे में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों तीसरे हेडिंग आप लिखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल तक गुप्तों का उदय, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका 3 हेडिंग बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को जो है कि क्वेश्चन को पढ़ना है। आपका जो हेडिंग होता है क्वेश्चन के बाहर नहीं होता, आपका हेडिंग क्वेश्चन के अंदर होता है, बस जरूरत होता है आपको उसको पढ़ने का। जैसे यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण है। यहाँ पर दोस्तों आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण का आलोचना करना है, विश्लेषण करना है, अशोक किसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हेडिंग कैसे बनेगा, तो हेडिंग यहाँ इस तरीके से बनेगा कि आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको ये देखना है कि क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपका पहला हेडिंग बन जाएगा मौर्य साम्राज्य का परिचय, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको 4 बताया, परिचय, परिभाषा, प्रस्तावना, भूमिका, जो 4 बताया आपको, ध्यान से आपको 4 बताया। तब क्या करना है कि सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। इसका परिचय लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आगे आपको लिखना है, जो ये क्वेश्चन दे रहा है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपने मौर्य साम्राज्य का परिचय लिख लिया। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, आगे दोस्तों आपको ये करना है कि आगे आपको ये लिखना है हेडिंग में मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण कौन से है, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण लिखना है। उसके बाद तो चौथा हेडिंग आपका हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण, यानी कि यहाँ पे आपको आलोचना करना है, कमियां निकालना है इसके कारण का। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, आगे आपको बताना है कि जो अशोक है, अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपको अशोक के बारे में बताना है कि जो अशोक है इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। यानी कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी क्वेश्चन के अंदर आपका 5 हेडिंग बन जाएगा। यानी कि आपका जो हेडिंग होता है, हेडिंग दोस्तों बाहर से नहीं आता है, आपका हेडिंग क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है, बस जरूरत होता है आपको पढ़ने का। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन दे रहा है अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि जब अशोक है, अशोक के बाद, यानी कि जब अशोक मर गया उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ उसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण है उसके ऊपर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका पहला हेडिंग क्या हो जाएगा, तो पहला हेडिंग तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना है अशोक का, यानी कि जो अशोक है पहले आपको अशोक का परिचय लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखना है, कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगला हेडिंग आपको बनाना है यहाँ पे कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ और पतन के लिए कौन कौन से कारण है। यानी कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को जो है कि क्वेश्चन को पढ़ लेना है और क्वेश्चन को पढ़ करके उसका हेडिंग बनाना है। आपका जो हेडिंग होता है, हेडिंग दोस्तों बाहर से नहीं आता है, आपका हेडिंग दोस्तों क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है, आपको इसी तरीके से पढ़ पढ़ के हेडिंग बनाना है। ये दोस्तों हो गया कि हेडिंग कैसे बनाना है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो आपका
प्रश्न होता है, प्रश्न का हेडिंग तो आप बना लेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन जो प्रश्न का आंसर होता है, प्रश्न के आंसर आपको किस तरीके से लिखना है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो प्रश्न का आंसर होता है लिखना, किस तरीके से आप लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा या फिर अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर याद नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आप किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। अब दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि अगर आपने बीए एग्जाम की तैयारी नहीं किया हुआ है या फिर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया हुआ है और अगर आप बीए एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर बना के लिखेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप बीए एग्जाम के अंदर बहुत ही कम तैयारी के अंदर आप जो कि पासिंग नंबर ला सकते हैं, यानी कि एग्जाम के अंदर पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको 2 तरीका बताता हूँ, कौन सा 2 तरीका है जिसका इस्तेमाल आपको बीए एग्जाम के अंदर करना है और तरीके का इस्तेमाल करके आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला तरीका ये है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाना है, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर बना के लिखना है तो उसके लिए पहला तरीका यह दोस्तों कि सबसे पहले आपको प्रश्नों का खंडन करना है और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर चेक करना है और देखना है कि किस शब्द के बारे में आपको पता है। यहाँ पर दोस्तों पहला तरीका ये कर रहा है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर बना के लिखना है या फिर किसी भी क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको उस क्वेश्चन का खंडन करना है, यानी कि सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करना है और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर चेक करना है और देखना है कि किस शब्द के बारे में आपको पता है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या कर रहा है, दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जिस शब्द के बारे में आपको पता हो, यानी कि जो पहला तरीका था कि सबसे पहले आपको प्रश्नों का खंडन करना है, तो दूसरा तरीका ये कर रहा है कि जिस शब्द के बारे में आपको पता हो उसको ले लेना है और उसको ले करके देखना है, यानी कि उस शब्द को ले लेना है और उस शब्द को लेकर के देखना है कि उस शब्द से संबंधित आपको जो कुछ भी पता हो। एक दूसरा तरीका ये कर रहा है कि जिस शब्द के बारे में आपको पता हो उसको ले लेना है और उस शब्द को लेकर के उस शब्द से संबंधित आपको जो कुछ भी पता हो उसको लिखना है, यानी कि उस शब्द से अनेक शब्द बनाना है, विस्तारित करना है। यहाँ पर दोस्तों ये 2 तरीका हो गया जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बना के लिख सकते हैं, चाहे उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, चाहे वो क्वेश्चन आपने पहली बार देखा हो या फिर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता ना हो। अगर आप इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके दोस्तों आप बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को बना करके लिख पाएंगे। ये दोनों तरीकों को ध्यान से देख लीजिए और दोनों तरीके दोस्तों याद कर लीजिए। दोस्तों इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको प्रश्नों का खंडन करना है, किस तरीके से आपको शब्दों को लेना है और किस तरीके से आपको विस्तारित करके लिखना है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिए, वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला पर प्रकाश डालिए और दशहरा के युद्ध का भी उल्लेख कीजिए। दोस्तों मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको पता नहीं है और आपको इस क्वेश्चन के आंसर बना के लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस क्वेश्चन के आंसर बना कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों फार्मूलों का यूज करना है, यानी कि दोनों तरीके का इस्तेमाल करना है। तो दोनों तरीका क्या था, यहाँ पर दोस्तों पहला तरीका ये था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करेंगे। अब दोस्तों प्रश्नों का खंडन कैसे किया जाता है, तो प्रश्नों का खंडन करने के लिए क्या करना होता है, जो क्वेश्चन के अंदर एक एक शब्द दिया हुआ है प्रत्येक शब्द को आपको लेना है और प्रत्येक शब्द को लेकर क्या करना है, प्रत्येक शब्द को लेकर के देखना है कि किस शब्द के बारे में कोई जानकारी। देखिए यहाँ पे पहला तरीका कर रहा है कि सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करना है और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर चेक करना है और देखना है कि किस शब्द के बारे में को पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का खंडन करेंगे। तो क्वेश्चन का हम लोग खंडन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला शब्द क्या है, पहला शब्द दोस्तों वैदिक काल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैदिक काल को ले लेंगे। तो यहाँ पे तो वैदिक काल को ले लीजिए। अब दोस्तों ये देखिए कि वैदिक काल के बारे में आपको क्या पता है, यानी कि वैदिक काल के बारे में क्या जानते हैं। अगर आपको वैदिक काल के बारे में कुछ भी पता है कि वैदिक काल क्या होता है तो आपको क्या करना है, आपको वैदिक काल के बारे में जो कुछ भी पता है, वैदिक काल के बारे में जो कुछ पता है आपको दोस्तों यहाँ पे वैदिक काल के बारे में लिख देना है। अगर आपको वैदिक काल के बारे में नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है और अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है सैन्य। तो आपको क्या करना है, सैन्य को लेना है। अब दोस्तों सैन्य का मतलब क्या होता है, तो सैन्य का मतलब होता है सैनिक, यानी कि आपको क्या करना है कि दूसरे शब्द जो आपका है सैन्य, आपको सैन्य को लेना है और सैन्य को लेकर के ये देखना है कि आपको सैन्य के बारे में क्या पता है। यानी कि सैन्य का मतलब होता है सैनिक, यानी कि जो सैनिक होते हैं सैनिक के बारे में क्या जानते हैं, यानी कि हमारे देश के जो आर्मी होते हैं, जो सैनिक होते हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। अगर आपको सैनिक के बारे में कुछ भी पता हो कि सैनिक क्या होता है, किस तरह का प्रोफेशन होता है, उसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके से काम करना पड़ता है, अगर आपको सैनिकों के बारे में कुछ भी पता हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सैनिकों के बारे में
लिखना है, जो कुछ भी आपको पता हो। उसके बाद दोस्तों अगला शब्द क्या है, अगला शब्द दोस्तों संगठन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका संगठन को लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दो शब्द हो जाएगा, सैन्य संगठन। अब सैन्य संगठन का मतलब क्या होता है, तो सैन्य संगठन का मतलब होता है, संगठन का मतलब होता है समूह और सैन्य का मतलब होता है सैनिक, यानी कि सैनिकों का समूह। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों शब्दों को लेना है, सैन्य संगठन को लेना है यानी कि सैनिकों के समूह को लेना है, और यहाँ पर दोस्तों दोनों शब्दों को लेकर के ये देखना है कि सैनिकों के समूह के बारे में क्या जानते हैं, यानी कि जो सैनिकों का समूह होता है आपको इस तरीके से उसके ऊपर विचार करना है कि जो सैनिक होते हैं, सैनिक क्या काम करते हैं, और जो सैनिकों का समूह होता है आपको इस तरीके से विचार करना है, इसके ऊपर इस तरीके से सोचना है कि जो सैनिक होते हैं, सैनिक क्या काम करते हैं, और जो सैनिकों का संगठन होता है, जो सैनिकों का समूह होता है, वो देश के लिए किस तरीके से काम करता है, इस तरीके से दोस्तों लड़ाइयाँ लड़ते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सैन्य संगठन के बारे में इस तरीके से बना बना के लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि जो संगठन होता है, जो सैनिकों का समूह होता है, जो सैनिक होते हैं क्या कार्य करते हैं, और उसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला शब्द हो गया सैन्य संगठन। अगर आपको सैन्य संगठन के बारे में कुछ भी पता है तो आपको लिख देना है, नहीं पता तो क्या करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपका अगला शब्द क्या है, अगला शब्द दोस्तों युद्ध कला। अब दोस्तों आपको क्या करना है, युद्ध कला को ले लेना है, और युद्ध कला को लेकर क्या करना है, युद्ध कला को लेकर के आपको देखना है कि जो युद्ध कला होता है, युद्ध कला का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक बात मैं बता दूं कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया होता है, जो भी क्वेश्चन का आप खंडन करेंगे तो आपको क्या करना है, शब्दों का मीनिंग भी निकालना है, यानी कि शब्दों का क्या अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ भी आपको ध्यान रखना है कि शब्दों का अर्थ क्या होता है। अगर आपको अर्थ के बारे में पता है तो उसको भी लिख देना है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो पहला फार्मूला दिया हुआ है, पहला फार्मूला क्या है, सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करना है, और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर, यानी कि प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रश्न के अंदर प्रत्येक शब्दों को ले रहे हैं। तो यहाँ पहला फार्मूला कर रहा है, सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करना है। तो यहाँ पर प्रश्नों का खंडन कर रहे हैं, उसके बाद कह रहा है कि प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर, तो हम लोग प्रत्येक शब्दों को ले रहे हैं। उस आगे कह रहा है लेकर के चेक करना है और देखना है कि किस शब्द के बारे में आपको पता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस शब्द के बारे में पता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर बनाने के लिए आपको प्रश्न के अंदर प्रत्येक शब्द को लेना है, शब्द को खंडन करना है, प्रत्येक शब्द को लेना है और चेक करना है, और चेक करके आपको देखना है कि किस शब्द के बारे में आपको पता है, और जिस भी शब्द के बारे में आपको पता है आपको क्या करना है, उस शब्द को ले लेना है, और उस शब्द को लेकर क्या करना है आगे मैं आपको बताऊं क्या करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने खंडन कर लिया। अब दोस्तों अगला शब्द क्या है, अगला शब्द दोस्तों दशहरा युद्ध, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है दशहरा युद्ध। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि दशहरा युद्ध का मतलब क्या होता है। तो दशहरा युद्ध का मतलब होता है दोस्तों, दशहरा का मतलब तो पता नहीं है, लेकिन अगर आपको युद्ध के बारे में पता है, यानी कि दशहरा के बारे में पता नहीं है, अगर आपको केवल युद्ध के बारे में पता है, युद्ध क्या होता है, युद्ध किसे कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, युद्ध को ले लेना है और युद्ध को लेकर के आपको युद्ध के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, पहला तरीका अपनाना है, और पहले तरीका अपने क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करना है और प्रश्न के अंदर के प्रत्येक शब्दों को लेकर चेक करना है और देखना है कि किस शब्द के बारे में आपको पता है। उसके बाद तो आगे आपको क्या करना है, आगे दोस्तों आपको दूसरा तरीका अपनाना। दूसरा तरीका कह रहा है, ध्यान से देखिए, दूसरा तरीका ये कह रहा है दोस्तों कि जिस शब्द के बारे में आपको पता हो, यहाँ पर देखिए जिस शब्द के बारे में आपको पता हो उसको ले लेना है, और उस शब्द को लेकर क्या करना है, उस शब्द से संबंधित आपको जो कुछ भी पता हो उसको लिखना है, यानी कि उस शब्द से अनेक शब्द बनाना है, उसको विस्तारित करें। तो यहाँ पर क्या करें, मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला के प्रकार डालिए, दशहरा युद्ध के उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको वैदिक काल के बारे में नहीं पता है, अगर आपको वैदिक काल के सैन्य संगठन के बारे में नहीं पता है, या फिर अगर आपको दशहरा युद्ध के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा शब्द है जिसके बारे में आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों दो ऐसे शब्द जिसके बारे में आपको पता होगा। पहला शब्द दोस्तों युद्ध, यानी कि जो युद्ध होता है, जो वार होता है, आपको युद्ध के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको युद्ध को ले लेना है और युद्ध को लेकर क्या करना है, युद्ध को लेकर के इसके ऊपर फोकस करना है और इसी को विस्तारित करना है। उसके बाद पहला शब्द क्या है, एक शब्द दोस्तों आपको युद्ध कला, यानी कि आपको युद्ध कला को ले लेना है। युद्ध कला का मतलब क्या होता है, युद्ध कला का मतलब होता है युद्ध करने की कला, युद्ध करने की जो रणनीतियाँ होती है, जो स्ट्रेटेजी होती है, यहाँ पर दोस्तों उसको बोलते हैं वार स्ट्रेटेजी होती है, उसको बोलते हैं युद्ध कला। तो युद्ध कला को लेना है, और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको युद्ध कला के बारे में कुछ भी पता है तो युद्ध कला के बारे में लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपका एक शब्द है सैन्य संगठन, यानी कि सैनिकों का समूह। तो यहाँ पर दोस्तों आपको संगठन के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन आपको सैनिकों के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सैन्य संगठन को लेना है और सैन्य संगठन को लेकर करना है, सैन्य संगठन के बारे में जो कुछ पता हो उसके बारे में को लिखना है। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है, हम लोग को जिस भी शब्द के बारे में पता उसको ले लेना है और उसको लेकर के क्या करना है, विस्तारित करना है, यानी कि उसी शब्द को लेकर के उसका हेडिंग बनाना है, उसी शब्द को लेकर के उसका आंसर लिखना है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन का खंडन कर लिया और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने शब्दों को लेकर के भी देख लिया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को
क्लियर हो गया कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमको 3 शब्दों के बारे में पता है। पहला है सैन्य संगठन, दूसरा युद्ध कला और तीसरा युद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सैन्य संगठन के बारे में लिखना है, उसके बाद आपको युद्ध कला के बारे में लिखना है और युद्ध के बारे में लिखना है, यानी कि जो आपको 3 शब्द दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को भूल जाना है और क्वेश्चन के जो आपका 3 शब्द दिया हुआ है, सैन्य संगठन, युद्ध कला और युद्ध, आपको तीनों शब्द को ले लेना है और तीनों शब्दों के बारे में जो कुछ पता है उसके बारे में बना बना के लिखना है। और एक बात आपको और बता दूं कि आपका जो भी हेडिंग रहेगा प्रश्न से मिलता जुलता रहेगा, फालतू चीज आपको नहीं लिखना है। एग्जाम का दोस्तों जो क्वेश्चन होता है, जो आपका क्वेश्चन होता है, अगर आप क्वेश्चन का हेडिंग अच्छे तरीके से लिखते हैं और क्वेश्चन के हेडिंग के आंसर में कुछ भी लिखते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन का हेडिंग हो गया और हेडिंग के आंसर में कुछ भी लिखते हैं तो चलेगा, यानी कि जो आपका आंसर रहेगा आंसर में थोड़ा इधर उधर लिखने चलेगा, लेकिन आपका जो हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग दोस्तों आपका जो क्वेश्चन से मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि यहाँ पर दोस्तों जो है कि सटीक उत्तर नहीं लिखा गया, एग्जाम को ये नहीं लगना चाहिए। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमको जिस भी शब्द के बारे में पता है हम लोग क्या करेंगे, उस शब्द को ले लेंगे और उस शब्द को लेकर के यहाँ पर दोस्तों उसका हेडिंग बनाएंगे और उसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग सैन्य संगठन को ले लेंगे और सैन्य संगठन को लेकर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का पूरा, यानी कि देखिए आपको जो कुछ भी लिखना है आपको पूरे क्वेश्चन को लेकर के लिखना है। दोस्तों आप जो लिख रहे हैं, आप तो सैन्य संगठन के बारे में लिख रहे हैं, आप तो युद्ध कला के बारे में लिख रहे हैं, आप तो युद्ध के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन आपको जो कुछ भी लिखना है दोस्तों आपको पूरे क्वेश्चन को लेकर के लिखना है। इस बात को याद कर लीजिए, आपको जो कुछ भी लिखना है दोस्तों आपको पूरे क्वेश्चन को लेकर लिखना है, इस बात को आप समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सैन्य संगठन को लेना है और सैन्य संगठन को लेकर क्या करना है, आपको पॉइंट नंबर 1 देना है और पॉइंट नंबर 1 दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पूरे क्वेश्चन का हेडिंग लिखना है, पहला हेडिंग लिखना है। तो पहला हेडिंग आप क्या लिखेंगे, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, तो भूमिका लिखेंगे, चारों में से कोई लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। अब दोस्तों भूमिका लिखने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों देखिए हमको हेडिंग जो लिखना है, हेडिंग हमको प्रश्न के अनुसार लिखना है और आंसर जो लिखना है, आंसर दोस्तों आपको वही लिखना है जिस शब्द को आप सेलेक्ट किए हैं, जिस शब्द के बारे में आपको पता है, आपको सैन्य संगठन के बारे में बताया। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है और भूमिका के अंदर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको भूमिका के अंदर कम से कम दोस्तों यहाँ पे आपको 3 से 4 लाइन, यहाँ पे दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं 3 से 4 लाइन आपको करना है। 3 से 4 दोस्तों आपको बता देना है कि जो सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन का मतलब क्या होता है, युद्ध कला का मतलब क्या होता है, युद्ध के बारे में क्या होता है, यानी कि आपको जिस भी शब्द के बारे में पता है उसको लेकर के यहाँ पे आपको 3 से 4 लाइन इसके बारे में बता देना है कि क्या होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है और दूसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है, यानी कि यहाँ पे जो आपका पहला जो शब्द है सैन्य संगठन, आपको सैन्य संगठन के बारे में पता है, आपने सैन्य संगठन को ले लिया है, तो सैन्य संगठन को लेकर क्या करना है, यहाँ पे आपको दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखना है सैन्य संगठन का शाब्दिक अर्थ, यानी कि सबसे पहले आपको बना करके लिखना है सैन्य संगठन का शाब्दिक अर्थ, यानी कि सैन्य संगठन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों दूसरी हेडिंग में आपको लिखना है सैन्य संगठन, क्या दोस्तों लिखेंगे सैन्य संगठन का शाब्दिक अर्थ, यानी कि जो सैन्य संगठन होता है, सैन्य संगठन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर आपको लिखना है सैन्य संगठन का शाब्दिक अर्थ। अब दोस्तों सैन्य संगठन का शाब्दिक अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में यहाँ पर दोस्तों आपको बना के लिख देना है। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं, बस आपको फालतू नहीं लिखना, इस बात को याद रखिएगा। आपको प्रश्न से मिलता जुलता लिखना है और प्रश्न के अनुसार लिखना है, फालतू लिखना है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं चलेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहला पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के अंदर पहला पॉइंट लिखना है सैन्य संगठन के कार्य, यानी कि जो सैन्य संगठन होता है, जो सैनिकों का समूह होता है, सैनिकों का समूह क्या कार्य करता है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है सैन्य संगठन के कार्य। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा सैन्य संगठन के कार्य, तब हम लिखेंगे सैन्य संगठन के कार्य। अब दोस्तों सैन्य संगठन के कार्य लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 6 से 7 लाइन, ज़्यादा नहीं 6 से 7 में क्या करना है, यहाँ पर तो ये लिखना है कि जो सैन्य संगठन होता है, जो सैनिकों का समूह होता है, क्या कार्य करता है, सैनिकों के कार्य के बारे में आपको यहाँ पे बना के लिख देना है। बस आपको फालतू नहीं लिखना, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है और दूसरा पॉइंट देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट लेके दूसरा हेडिंग लिखना है सैन्य संगठन का महत्व, यानी कि जो सैन्य संगठन होता है, सैन्य संगठन क्या महत्व होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के अंदर लिखना है सैन्य संगठन का महत्व, यानी कि जो सैन्य संगठन होता है, सैन्य संगठन क्या महत्व होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के अंदर लिखना है सैन्य संगठन का महत्व। अब सैन्य संगठन का महत्व लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के अंदर यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में फिर कुछ जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है बना करके लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपने जो दूसरा शब्द सेलेक्ट किया था, यानी कि आपने जो खंडन किया था और आपको जो दूसरे शब्द के बारे में पता था युद्ध कला, आपको क्या करना है कि युद्ध कला को ले लेना है और युद्ध कला को लेकर क्या करना है, युद्ध कला को ले लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट
देना है और तीसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के अंदर यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है युद्ध कला का शाब्दिक अर्थ। यानी कि सबसे पहले आपने सैन्य संगठन को लिया और सैन्य संगठन को लेकर यहाँ पर दोस्तों आपने सैन्य संगठन के बारे में लिखा। अब दोस्तों तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है युद्ध कला का शाब्दिक अर्थ। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे युद्ध कला का, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे युद्ध कला का शाब्दिक अर्थ। यानी कि युद्ध कला होता है, युद्ध कला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के अंदर युद्ध कला का शाब्दिक अर्थ लिखना है। अब दोस्तों शाब्दिक अर्थ लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में, फिर कुछ जितना भी याद है यहाँ पर तो आपको 3 से 4 लाइन में इसका क्या करना है, शाब्दिक अर्थ लिखना है कि युद्ध कला का मतलब क्या होता है। बना के आपको लिख देना है, बस फालतू नहीं होना चाहिए, इस बात क्या दिखेगा। उसके बाद दोस्तों युद्ध कला का महत्व लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है और पॉइंट नंबर 1 क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको बना करके लिखना है युद्ध कला का महत्व। यानी कि युद्ध कला का महत्व क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है युद्ध कला का महत्व। अब दोस्तों युद्ध कला का महत्व लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पॉइंट के अंदर कम से कम 7 से 8 लाइन में, फिर कुछ जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको इसके आंसर में बना के लिख देना है। आपको जो भी आता है युद्ध के बारे में जो भी पता है यहाँ पर बना करके लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट देना है और दूसरा पॉइंट देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है युद्ध कला की उपयोगिता। यानी कि युद्ध कला की क्या उपयोगिता है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में लिखना है युद्ध कला की उपयोगिता। यानी जो युद्ध कला है, युद्ध कला की क्या उपयोगिता है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के अंदर युद्ध कला की उपयोगिता लिखना है। और दोस्तों यहाँ पर युद्ध कला की उपयोगिता लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको युद्ध कला की उपयोगिता में कम से कम 5 से 6 लाइन में, फिर जितना भी याद है यहाँ पर आपको उपयोगिता लिख देना है। और उपयोगिता लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है और चौथा पॉइंट देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपने जो तीसरा शब्द सेलेक्ट किया था, यानी कि आप जो तीसरा शब्द सेलेक्ट किया था युद्ध, आपको क्या करना है कि युद्ध को ले लेना है और युद्ध को लेकर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको लिखना है, यहाँ पर चौथा हेडिंग देना है और चौथा पॉइंट देकर चौथा हेडिंग आपको लिखना है युद्ध का अर्थ। यानी कि जो युद्ध होता है, युद्ध का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर चौथे पॉइंट में लिखना है युद्ध का अर्थ। अब दोस्तों युद्ध का अर्थ लिखने पर आपको करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको युद्ध का अर्थ लिख देना है। यानी कि आपको जितना बना करके लिखने आता है, यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं, बस फालतू नहीं होना चाहिए, इस बात क्या दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है और पॉइंट नंबर 1 क्या करना है, यहाँ पर तो आपको लिखना है युद्ध की हानि। यानी कि जो युद्ध होता है, युद्ध की क्या हानि होता है, क्योंकि दोस्तों युद्ध के लाभ तो होते नहीं है, युद्ध के केवल हानि होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है युद्ध के हानि। अब दोस्तों युद्ध की हानि लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पॉइंट के अंदर कम से कम 3 से 4 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है 5 से 6 लाइन, आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको युद्ध की हानि में लिख देना है कि क्या हानि होता है। उसके बाद दोस्तों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और दूसरा पॉइंट देकर आपको दूसरा हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है युद्ध में सावधानियाँ। यानी कि जो युद्ध होता है, युद्ध में कौन कौन सावधानियाँ बरतनी चाहिए, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के अंदर लिखना है युद्ध में सावधानियाँ। अब दोस्तों युद्ध में सावधानी लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के अंदर कम से कम 8 से 10 लाइन में, फिर आपको जितना भी पता है, जितना भी आपको बना करके लिखने आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 8 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन यहाँ पर आपको बना करके लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों बना करके लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आगे अगर आपको कोई पॉइंट याद आता है तो लिख देना है, और अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं है तो लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आपको 5वां पॉइंट देना है और 5वां पॉइंट देने के बाद क्या करना है, लास्ट में तो आपको इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में आपको लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है और निष्कर्ष के अंदर क्या करना है, यहाँ पर तो निष्कर्ष के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों को बना के इसका निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ध्यान से देखिए, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध का प्रकार डालिए और दसरा युद्ध के कीजिए। आपको इस क्वेश्चन का सटीक उत्तर पता नहीं था, लेकिन आपने दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया और दोनों तरीके इस्तेमाल करके क्या किया, यहाँ पर दोस्तों आपने क्वेश्चन का खंडन किया और जिस भी शब्द के बारे में पता था आपने उस शब्द को लेकर के यहाँ पे बना के लिख दिया। तो एग्जाम दोस्तों आपको क्या करना है, एग्जाम में दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न समझ नहीं आता है तो आपको दोनों तरीकों का इस्तेमाल करना है और दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, एक बात याद रखिए, अगर आपका हेडिंग अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, अगर आपने हेडिंग अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और आंसर में दोस्तों अगर आप कुछ भी लिखेंगे, फालतू नहीं होना चाहिए, बस याद रखिए फालतू नहीं होना चाहिए। अगर आप आंसर में कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपके एक एक शब्द को मिलाएगा और एक एक शब्द को मिला करके चेक करेगा। क्योंकि दोस्तों जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर के पास दोस्तों बहुत कम समय होता है, क्योंकि दोस्तों उसके पास सैकड़ों कापी होती है चेक करने के लिए। एक कापी चेक करने में उसको कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं, यानी कि 2 से 3 मिनट का दोस्तों उसको एक कापी से चेक करनी होती है, क्योंकि उसके पास सैकड़ों कापी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपको एक एक शब्द को मिला करके चेक करें कहाँ गलती हो कहाँ सही हुआ है। तो इसलिए दोस्तों आपको जो कुछ भी लिखना है, बस आपको हेडिंग अच्छे तरीके से लिखना है, आपको आंसर भी बना के लिखना है, लेकिन फालतू नहीं लिखने से बात क्या दिखेगा, फालतू आपको नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप फालतू लिखेंगे दोस्तों आप फेल हो जाएंगे। आपको फालतू नहीं लिखना है। और एक बात और ध्यान रखना है, आपको जल्दीबाजी में नहीं लिखना है। अगर आप 2 से 3 पेज कम लिखेंगे, 4 पेज कम लिखेंगे चलेगा, आपको राइटिंग बना करके लिखना है। और दोस्तों आपको इस तरीके से बना के लिखना है। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो एग्जाम में दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा और आप अच्छा खासा नंबर से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग जान लिया कि अगर आपने एग्जाम की तैयारी नहीं किया हुआ है तो किस तरीके से आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर बना के लिखना है।
किस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है, कौन सी गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है, किस पेन का यूज करना है, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आपको पास होना है, और जो एग्जामिनर होता है एग्जामिनर आपको नंबर कैसे देता है, और एग्जामिनर दोस्तों किस तरीके से नंबर देता है, और आपको क्यों डरना नहीं चाहिए, ये दोस्तों सारी टॉपिक को मैंने बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।